हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग दो मॉडल पेपर क्या है, ओरिजिनल पेपर 2025 का जो लगा रहे हैं उसके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिक्स के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बहुत सारे बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जब आप लोग इस तरीके से आंसर करते हैं, ठीक है, जो होमवर्क दिया जाता है उसका आंसर करते हैं, पूरी क्लास को ध्यान से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज की भी क्लास को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो 2025 में पिछली बार पूछे गए थे आपको आज की क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, ये ई बुक है अपनी मॉडल बुक, मॉडल पेपर की बुक है, इसी में हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था उसके आगे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो है हमारा, समझिएगा क्या कह रहा है कि यदि किसी कण पर एक कोई कण है, ठीक है, पर एक स्थिर परिमाण का बल कार्य करता है। ठीक है, कोई कण है उस पे एक स्थिर परिमाण का क्या कर रहा है, फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, क्या काम कर रहा है, ये एक कण है मान लीजिए, इस पर एक फोर्स काम कर रहा है स्थिर परिमाण का, मतलब कि वो चेंज नहीं हो सकता, 10 न्यूटन या कुछ होगा, उतना ही काम कर रहा है। ठीक है, जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है, मतलब हमेशा वो ऐसे बल लगता है जिधर उसका यानी इधर की तरफ वेग है तो फोर्स उसके परपेंडिकुलर इधर रहेगा या फिर इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा या फिर इस तरीके से लगेगा। कहने का मतलब है कि वेग के फोर्स हमेशा क्या रहता है, 90 डिग्री पर रहता है, ये चीज कह रहा है। ठीक है, तब लंबवत होता है और कण की गति समतल में है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कण 3D में भी भाग जा रहा है, केवल 2D में ही वो भाग पा रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो करके ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन दिया है, यह यह सीधे रेखा में सीधे रेखा में चलेगा। ठीक है, इसकी वेग या फिर इसका वेग, सॉरी, इसका वेग, वेग क्या है, स्थिर है, स्थिर है, या फिर इसका इसका त्वरण त्वरण स्थिर है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन, इस बुक में नन ऑफ दीज लिखा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं इसमें क्या है कि इसका इसकी गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, स्थिर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, वेग मतलब वेलोसिटी, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, स्थिर का मतलब कांस्टेंट, गतिज ऊर्जा का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएं कि जब वेग और फोर्स परपेंडिकुलर काम करते हैं तो जो हमारा कोई भी पार्टिकल होता है वो सर्कल में मूवमेंट करता है, गोलाई में मूवमेंट करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि एक सीधी रेखा में चलेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब देखिए एक चीज होती है, इसका फॉर्मूला समझिए कि जो इसमें फोर्स है और इसमें जो वेलोसिटी है, जैसे हम लोग जानते थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिलता था, वर्क मिलता था, वर्क का फॉर्मूला ये चीज होता था। तो उसी तरीके से फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने पे हमको पावर मिलती है। क्या मिलती है, पावर मिलती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये फोर्स और आपकी वेलोसिटी 90 डिग्री पे वर्क कर रही है। तो जिसके वजह से क्योंकि इसमें इसका जो, अगर आप पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तो इनटू कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा यानी कि 90 डिग्री आप वैल्यू रखेंगे तो ये टोटल टर्म आपका जीरो आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी शक्ति यानी कि शक्ति का मान जीरो है, हमारा पावर जो है वो जीरो आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे वर्क कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने इसमें पढ़ा था
कि अगर कोई आदमी अपने सिर पे कोई भार उठा करके आगे की तरफ चलता है तो उस पे उसका कहने का मतलब था फिजिक्स के टर्म में उसने कुछ भी वर्क नहीं किया, क्योंकि उसका जो फोर्स लग रहा था और जिस तरीके से जो उसका डिस्प्लेसमेंट था वो दोनों 90 डिग्री पे थे। मतलब कहने का मतलब है कि आगे जा रहा था और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, है ना। मतलब वो ऐसे जा रहा था, फोर्स नीचे लग रहा था 90 डिग्री पे, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, वर्क वहां पर जीरो हो जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पर ये 90 डिग्री पे वेलोसिटी है, तो ये हमारा पावर जीरो हो जाएगा। क्या जीरो हो जाएगा? पावर। और पावर जीरो होने से क्या है कि देखिए यहाँ पर जो इसका वेग है, ठीक है, वेग इसका स्थिर नहीं रहेगा और ये चेंज होता रहेगा। कहने का मतलब है कि डायरेक्शन उसकी, और उसको चेंज होने से त्वरण तो हमेशा चेंज होगा क्योंकि वेग पे ही डिपेंड करता है। तो ये जो है आपका लास्ट में जो गतिज ऊर्जा है वो आता है, क्योंकि देखिए पावर आपका जीरो है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहा है। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है। बाकी सब में बदलाव आ रहा है, लेकिन अल्टीमेट हमारा गतिज ऊर्जा स्थिर है। इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है यही है कि ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि गतिज ऊर्जा इसमें समान है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा क्यों? क्योंकि पावर हमारी जीरो है तो कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं होगा, तो गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी? चेंज नहीं होगी, है ना। भाई ऊर्जा में चेंज, कहने का मतलब ऊर्जा क्या है? पावर। तो उसमें चेंज नहीं होगा तो कहने का मतलब वो स्थिर है, जीरो ही है। ठीक, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो सकती है। देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन मत रखिएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना। और कहाँ गए अभी इरेज करने के लिए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए ऐसा लगता है, लेकिन इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बुक में इसमें त्वरण स्थिर लिखा हुआ है, लेकिन त्वरण नहीं है। आपका जो गतिज ऊर्जा है वो स्थिर यहाँ पे रहती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि वो जो घूमता रहता है, एक समान चाल से घूमता रहता है, इसमें गतिज ऊर्जा आपकी कांस्टेंट रहती है। इसके बाद क्या पूछ रहा है कि यदि एक्सप्लेन करने के तो क्वेश्चन आपको बहुत अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ ऑप्शन में था तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। यदि एन ई और आगे क्या है? टाउ और एम, ठीक है, क्या है? क्रमशः, क्रमशः क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व, और दूसरा क्या है? आवेश है, और तीसरा क्या है? शिथिलीकरण समय, शिथिली सॉरी था में छोटी मात्रा रहती है, शिथिलीकरण, शिथिलीकरण समय, ठीक है, और और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो, है तो लंबाई एल और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ए, ठीक है, लंबाई एल है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है। ए वाले, ए वाले तार का, तार का प्रतिरोध होगा। ठीक है, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में होता है। ठीक है, तो देखिए जो प्रतिरोध हम लोग निकालते हैं लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया से, एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि R इज इक्वल टू रो और L बाई ए, ये हम लोगों को मालूम है, और इसी से हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं ना। लंबाई रख देते हैं कि कितना लंबा तार है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, और रो की वैल्यू रख देते हैं, है ना। रो हर तार के लिए अलग होता है, कॉपर के लिए अलग होता है, एल्यूमिनियम के लिए अलग होता है, आयरन के लिए अलग होता है, हर एक मटेरियल के लिए रो अलग होता है ना।
तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती थी जो बुक में दी होती थी। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिमाग लगाया गया, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया। क्या किया गया, आपसे ये बोला गया कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो दे दिया है, कितना डेंसिटी में है वो लोग, ठीक है। उसके बाद आवेश दे दिया है, उसके बाद शिथिलीकरण समय दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे दिया है, इतना सारा कुछ दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि अब बताओ प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो प्रतिरोध तो यही होगा जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ना। लेकिन अब इन सबको इस फॉर्मूले में कैसे लाए, क्योंकि ऑप्शन आपका क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन भी तो लिखना जरूरी है। ऑप्शन आपका दिया गया है एम एल अपॉन में एन ई का स्क्वायर टाउ और ए, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा 2n t ए, कैपिटल ए, और डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर और एल, ठीक है। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा ऑप्शन यहाँ है एन ई की पावर, ठीक है, और टी, और डिवाइडेड में क्या है 2m, और मल्टीप्लाई में, सॉरी यहाँ पर 2m यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर a बाई एल, ठीक है, ऐसा है, ठीक। और एक ऑप्शन और है, उसको भी देख लेते हैं भाई। एक ऑप्शन है एन ई का स्क्वायर और एम, एम यहाँ पे 2t और इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन, चार ऑप्शन करके दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन अच्छा गया है ना। अब ये सब क्वेश्चन आपके आए हुए क्वेश्चन है पिछले साल वाले। तो देखिए अब ये हमारे पास फॉर्मूला बेसिक है जो हम जानते थे, जिस तरीके से हम हमेशा बचपन से निकालते आ रहे हैं, क्लास 10th में पढ़ा था, क्लास 10th से ऐसा निकालते आ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो लेकिन यहाँ पर ये जो रो आता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, यही वैल्यू, क्योंकि एल और ए तो आपको हर फॉर्मूले में दिख रहा है, मतलब एल और ए तो रहेगा, बस रो आपको किसी में नहीं दिख रहा। तो रो के जगह ही ये सब आएंगे। अब कैसे आएंगे ये आपको मालूम, तो ये फॉर्मूला है सिंपल, तो इसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट तो नहीं है। तो आप इसको याद रखिए कि जो रो होता है, ठीक है, ये भी जानने की चीज है, एक्साइटमेंट होना चाहिए था आपको क्लास में। अगर एक्साइटमेंट होता तो आप इसके बारे में खोजते तो आपको मिलता, क्या मिलता, कि जो हमारा रो है वो क्या है, वो हमारा एम, एम अपॉन एन ई स्क्वायर और टाउ, ठीक है। सर ये टाउ है, ये टी कहाँ से लिख दिया हमने, टाउ टाउ, देखिए यहाँ भी गलती कर, यहाँ भी टाउ है। अच्छा उसमें ना क्या है कि टी जैसा बना हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है रो निकालने के लिए। तो बस रो की जगह इसको रख दीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना। इसको रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा m, और l से उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में अगर मल्टीप्लाई होगा तो ई स्क्वायर टाउ ए आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए किस में मैच कर रहा है, इसमें है क्या, टू नहीं नहीं ये नहीं है, 2m तो नीचे नहीं है इसमें, इसमें तो m ही नहीं, ये m होगा, ये होगा m। ये वाला हमारा ऑप्शन पहला वाला सही है, देखिए एम एल एन ई स्क्वायर टाउ ए, है ना। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है, इसलिए हमने पहले पूरा लिखा ताकि आप समझ लें इस क्वेश्चन को, है ना, दिक्कत आपको ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया है, ये केवल इंग्लिश में ही है, तो हम आपको बता रहे हैं क्या है पढ़ करके। लिखा है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर, मतलब कि दो अलग अलग स्फेयर्स हैं, गोले हैं, एक ए है और एक दूसरा बी है, ठीक है। ए एंड बी ऑफ एग्जैक्टली इक्वल मास, इनका जो मास है वो क्या है, इक्वल है, कितना है, m इसका है और m इसका है, एग्जैक्टली इक्वल मासेस m आर टेकन, m इसका लेना है, लिया गया है। ए इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो ए है इसको क्या किया गया ना, पॉजिटिव चार्ज दिया गया, मतलब पॉजिटिव इसको चार्ज किया गया पॉजिटिवली, ठीक है।
गिवन ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ क्यू, क्यू कूलाम का इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, कितना दिया गया भाई, क्यू कूलाम का, क्यू कूलाम का इसको पॉजिटिव चार्ज मिलता है, ठीक है, क्यू कूलाम। उसके बाद लिखा है कि एंड बी इज गिवन एन इक्वल निगेटिव चार्ज, मतलब कि बी को भी उतना ही लेकिन निगेटिव चार्ज दिया गया, ठीक है, क्यू ही दिया गया लेकिन निगेटिवली चार्ज उसको किया गया, निगेटिव चार्ज दिया गया। चार्ज दो तरीके के होते हैं, है ना, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दिया गया। इफ एम ए एंड एम बी आर द मास ऑफ ए एंड बी आफ्टर चार्जिंग देन, ठीक है, देन आपको बताना है कि जो आपका मतलब कि इनका नाम जो रख दिया गया है उस तरीके से, एम ए मतलब मास जो है ए का और मास बी का, तो ये पूछ रहा है कि इफ एम ए एंड एम बी आर द मास ऑफ ए एंड बी, मतलब कि ये ए का मास है और ये बी का मास है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा, मतलब जैसे एम ऑफ ए और एम ऑफ बी, ऐसा है ना, छोटे में तो अच्छा लगेगा। तो ये अगर इसका मास है और ये इसका मास मान लिया जाए तो क्या होगा पूछ रहा है, देन आफ्टर चार्जिंग देन क्या है, ऑप्शन दिया गया है कि मास ऑफ ए इज इक्वल ऑफ मास ऑफ बी, या फिर मास ऑफ ए इज ग्रेटर देन मास ऑफ बी, है ना, एंड मास ऑफ बी, सॉरी, मास ऑफ ए इज लेस देन मास ऑफ बी, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ओके। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। आज पूरा क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि क्या बात है सर, अभी मजा आई है ना, वो लोग बहुत परेशान है सर, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ना कोशिश हम करते हैं आप लोगों को बताने के लिए, ऐसा नहीं है, सबके साथ है ना, सबके साथ। चलिए, तो देखिए क्या किया गया, इस पे चार्ज डाला गया, इस पे भी चार्ज डाला गया, इस पे पॉजिटिव इस पे निगेटिव, तो पूछ रहा कि कौन किसका मास बढ़ जाएगा, कौन ज्यादा भारी हो जाएगा, कौन कम भारी हो जाएगा। तो आप सभी हमको ये बताइए कि जब हम चार्ज करते हैं तो चार्ज करने में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को या तो डालते हैं या तो निकालते हैं। भाई अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे जब हम किसी चीज पे डालते हैं, ठीक है, तो कैसा चार्ज आता है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को देखिए ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डालना, इलेक्ट्रॉन को निकालना, ठीक है, तो डालने पर क्या होता है और निकालने पर क्या होता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं, ठीक है, यानी डिपॉजिट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा निगेटिव चार्ज आता है, और जब हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं किसी भी चीज में से तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन हुआ तो प्रॉब्लम है। अरे यार उल्टा होता है, ऐसे याद रखिए कि जब हम डालेंगे तो निगेटिव आएगा, बताएगा अरे माइनस में है ना, मतलब चार्ज माइनस में है, और जब हम किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, अब देखिए यहां पर ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का निकालना, तो यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन को इसमें से निकाल लिया गया, क्या कर लिया गया, निकाल लिया गया, इसमें से निकाल लिया गया, भाग गया, है ना। उसी तरीके से इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स को डालना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन्स को डाला गया, है ना, और जितना इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला गया उतना ही इस पे डाला गया, है ना, जितना इसमें से निकाला गया उतना इसमें से डाला गया। तो अब आप हमको एक बात बताइएगा कि मान लीजिए कि ये 10 किलो का था शुरू में, बस हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं, तो ये भी 10 किलो का शुरू में रहा होगा, तो अगर इसमें से हमने क्यू कूलाम आवेश को निकाल लिया, तो मान लीजिए कि इसमें से 1 ग्राम, हम 1 ग्राम, ऐसा होगा नहीं लेकिन बात कह रहे हैं कि 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब ग्राम हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में क्या कुछ वजन होता है सर, अरे
बिल्कुल होता है। कितना वजन होता है भाई? कितना वजन होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का भार। तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इतना भार इसका कम हो जाता है। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन निकला होगा, है ना? तो इसका भार तो कम हो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका भार बढ़ गया, है ना? तो किसका भार कम होगा, किसका भार ज्यादा होगा? इसका भार ज्यादा होगा, इसका भार कम होगा। तो मास ऑफ mass of B is greater than mass of A. That is the right answer. Okay, समझ गई ना बबुआ? चलो आगे बढ़ा जाए, है ना? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या आ गया? आपका जो होमवर्क दिया गया था, ठीक है? होमवर्क में क्या था भाई? एक छड़ है जो कि 0.2 इतनी मीटर की है, ठीक है? और एक दूसरी छड़ है जो कि 12, सॉरी यहाँ पर 12 प्लस माइनस 0.1 मीटर का है। तो पूछ रहा है कि दोनों छड़ का अंतर कितना होगा। तो देखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि जो हमारी मेन वैल्यू होती है इनको आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि अंतर पूछ रहा है तो इसको हम माइनस कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 मीटर का, ठीक है? लेकिन ये जो लिखा होता है ये त्रुटि लिखी होती है ना? जैसे ये लंबाई है तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि L प्लस डेल्टा L है ना? तो ये डेल्टा L जो होता है ये हमारी त्रुटि लिखी गई होती है। तो ये वही चीज है। और त्रुटि हमने आपको कहा है कि कभी भी घटती नहीं है। तो इसमें त्रुटि इतना थी, इसमें भी इतना थी, तो त्रुटि दोनों जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? 0.2 प्लस 0.1 और ये आ जाएगा 0.3 मीटर, या जो भी आप कह सकते हैं। टोटल जब आप लिखेंगे तो 8 प्लस माइनस 0.3 लिखेंगे, जो कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था और उनका आंसर एकदम सटीक था। एक बच्चे का आंसर ऐसा था, तो वहां पर एक लोग ने कमेंट भी किया था कि आपका आंसर गलत है। तो हम भी आपको बता दें कि आप सुधार लीजिए, थोड़ा बाई मिस्टेक या फिर गलती से जल्दबाजी में हो जाता है, तो ऐसा ना करें, ठीक है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये आपको पिछली क्लास में पढ़ाया गया था, आपने उसको देखा होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? आप देखिए, आया है मजेदार क्वेश्चन। अभी तक तो हम लोग ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन कर रहे थे। कह रहा है कि सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण का विस्थापन, एक कण का विस्थापन दिया गया है इक्वेशन के फॉर्म में, कि उसका स्थौपन नहीं, विस्थापन, विस्थापन जो है 4, सॉरी, चलिए कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, मुंह फिसल जाता है। तो ये कितना है? t और प्लस कॉस पाई टी, है ना? आप लोगों में से भोजपुरी बोलना किसको किसको पसंद है? चलिए, उसके बाद इस रिलेशन के द्वारा, इस संबंध के द्वारा दर्शाया गया है, या फिर परिवर्तित उसका होता है, विस्थापन होता है, ठीक है? तो कण का आयाम, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड आपको बताना है कि उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। आपके ऑप्शन है -4 +4 और उसके बाद है 4 + √2 और 8। ठीक है, पकड़े पकड़े हाथ दर्द करने लगता है। चलिए, तो देखिए, सरल आवर्त गति है, एक लुलक होगा, ऐसे 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 घूम रहा होगा, ठीक है? अब उसमें क्या है कि कण होगा, उस कण का आयाम बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट, उसका इक्वेशन दिया हुआ है। ये इक्वेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट सीधे नहीं दिया है,
इक्वेशन के टर्म में दिया है ना। तो इक्वेशन के टर्म में जब इसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया है तो हम क्या करेंगे, उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो नोट पॉइंट बनाइए और दिमाग में इसको लिखिए और रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, आ सकता है बउआ। ठीक है, क्या है नोट पॉइंट? नोट पॉइंट ये है कि जो ये एक्स होता है, इसका जो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसका जो मेन इक्वेशन जिस तरीके से हम लोग लिखते हैं वो होता है a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ये डिस्प्लेसमेंट का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, तो इसको नोट पॉइंट में बना के लिख लीजिए। तो हमारे पास जो देखिए इसमें क्या है, ये a जो है ना, ये एम्पलीट्यूड ही है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ऐसा कन्वर्ट कर ले और इससे कंपैरिजन कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। इतना झंझट ये सब साइन वाइन कॉस वॉस ये सब नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्या बात है सर, कैसे इसको हम इसके बराबर लाएंगे? तो देखिए कुछ कुछ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ करना पड़ेगा। इधर देखिए बाहर साइन नहीं है ना, साइन पहले लाना पड़ेगा इधर बाहर की तरफ। तो साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए x प्लस यहाँ पर 4 है। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं ना कि हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट 2 से, या फिर आप ऐसे कहें कि हम इसमें अंडर रूट 2 कॉमन लेते हैं। समझिए कैसे, आप अभी पूरा नहीं समझ पाएंगे, अब समझेंगे। 2 और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इस चीज को तो ऐसा लिख सकते हैं ना t, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 1 अंडर रूट 2, है ना। अभी आपको क्लियर कर देंगे हम कि ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा और क्यों कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है। एक सेकंड दीजिए बस, एक सेकंड बाद सारे डाउट्स दूर। देखिए इस अंडर रूट 2 को अगर आप अंदर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर केवल 4 बचेगा, जैसा कि आपका पहले था। तो ये यहाँ पे जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, आपका वापस वैल्यू वही आ जाएगा। और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, आपका वैल्यू वापस ही आएगा। मतलब ये चीज और ये चीज आपकी बराबर है। इतना तो एग्री करते हैं, बिल्कुल सही, इतना तो करते हैं ना। इस इक्वेशन को कहाँ रखूं, चलो लिखा हुआ है तो यही रहने दीजिए। थोड़ा इसको मैं क्या कर देता हूँ, बाउंड्री क्रिएट कर देता हूँ, है ना। तो अब देखिए थोड़ा इधर की तरफ लिखेंगे जगह बचाते हुए। तो अब ये लिखा हुआ है, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, साइन को लाने के लिए। देखिए हमको ये मालूम है कि साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2 होता है, और ये भी हमको मालूम है कि cos पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री बराबर, सॉरी अंडर रूट कौन लगाएगा, 1/√2 होता है। ठीक है, ये मालूम है सबको। माइक ऑन होना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि साइन पाई टी, और इसके जगह देखिए यहाँ पर साइन है तो इसके साथ कॉस को लाना है। कॉस भी ला सकते हैं और साइन भी, सेम चीज। देखिए ये भी और ये वैल्यू सेम है, तो इसके जगह हम कॉस भी लिख सकते हैं, साइन भी, लेकिन हम अपने हिसाब से लिखेंगे ताकि हमारा साइन बाहर आ पाए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाने के लिए कॉस को रखेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस कॉस पाई बाई 4 यहाँ पर हम रख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए ऑलरेडी कॉस डेल्टा टी, इस सबको हटा दे। चलिए, और यहाँ पर भी अंडर रूट 1/√2 है। तो अब यहाँ पर तो हमने cos 4 रख दिया इसके जगह, इस वाले 1/√2 की जगह, लेकिन इसके जगह हम साइन रखेंगे, है ना। cos के साथ साइन रखेंगे, साइन अभी आपको सब पता चलेगा और थोड़ा दिमाग भागेगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए यहाँ पर हम इसको 4/√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे ध्यान से ना, तो ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है। क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। किस चीज का, देखिएगा साइन के बाद क्या है, कुछ ना कुछ एंगल है, यानी कि उसको आप ए मान सकते हैं। फिर क्या दिख रहा है, कॉस के बाद कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा है, आप उसको बी मान सकते हैं, प्लस फिर कॉस
के साथ जो एंगल यहाँ पे दिख रहा था वही एंगल यहाँ पर है, तो कहने का मतलब कि आप cos A मानेंगे। उसके बाद आप साइन, और ये वाला सेम एंगल है तो आप इसको B मानेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, साइन A cos B cos A sin B, ठीक है, ये पूरा आपको दिख रहा है। और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी का, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब है कि इस टोटल के जगह हम साइन ए क्या है, ए हमारे पास में क्या था, पाई टी, ठीक है, और बी हमारे पास में क्या था, बी हमारे पास में था डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, हम कर सकते हैं ना, कोनो गड़बड़ी तो नहीं है ना, कर सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए, क्या अब आपको इक्वेशन में कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है? बिल्कुल सर, क्या बात है सर, अंदर एक एंगल दूसरा एंगल, एक एंगल दूसरा एंगल, इसके साथ टीबी है उसके साथ भी है, इधर एक नॉर्मल एंगल है और यहाँ पर ये आपका पाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई, इसका भी तो कुछ एंगल हो सकता है। उसके बाद इधर साइन है, उसके बाद ये एक वैल्यू है और यही वैल्यू ए है। शक्तिमान ही गंगाधर है ना, या गंगाधर ही शक्तिमान है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√2, ठीक। तो 4√2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 4 और √2 की वैल्यू निकाल करके हम रख सकते हैं 1 पॉइंट, लेकिन यहाँ पर हमको ऑप्शन में इसी तरीके से दिया ही था कि +4 -4 और 4√2 और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आयाम हो जाएगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको गलत नहीं करना, छोड़ना नहीं है, समझना है, ठीक है, और ऐसे उसको बनाना है कि हम कैसे उसको ला पाए, ठीक। दिमाग में रखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टर तथा पर्दे की, एक प्रोजेक्टर तथा पर्दे की बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए, पर्दे पर प्रदीप्ति, देखिए ठीक है, ये क्या है समझिए, ये एक प्रोजेक्टर रखा हुआ है, ठीक है, और इसका पर्दे पर पूरा चित्रण चल रहा है। तो कह रहा है कि अगर इनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी मतलब पर्दा और इसके बीच की दूरी को 1%, सेंटीमीटर किलोमीटर इस समय नहीं कह रहा, 1% कह रहा है, मतलब जितना था उसका 1%, तो 1% बढ़ा दिया जाए, 1% बढ़ा दिया जाए, तब पर्दे पर क्या पूछ रहा है, पर्दे पर प्रदीप्ति आपको बतानी, पर्दे पर प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन बताना है। प्रदीप्ति को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आई से। इल्यूमिनेशन आपको बताना है, तो हमको ये बताना है, तो समझिए यहाँ पर कि आई जो होता है, यानी कि जो हमारा इल्यूमिनेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर के, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है इल्यूमिनेशन का, जो कि जो हमारा डी होता है, उस डी मतलब डिस्टेंस, प्रोजेक्टर से पर्दे के बीच की डिस्टेंस है ना, का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब ये है, अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपका, ऑप्शन दिया गया कि 1% बढ़ जाएगा, 1% घट जाएगा, या फिर 2% बढ़ जाएगा,
या फिर 2% घट जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहां पर ये डी है, ये जो डी है, डिस्टेंस जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या है, इसमें व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके बढ़ने से ये हमेशा घटेगा, इसके घटने से ये हमेशा बढ़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर क्या बोला था क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो बढ़ाना है, 1 सेंटीमीटर बढ़ाया गया है, तो ये जो आई होगा वो घटेगा। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है हमारा, है ना, क्योंकि घटेगा दोनों पोजीशन में। तो अब कितना घटेगा, 1% घटेगा कि 2% घटेगा, बस वही समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना परसेंटेज घटेगा उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर ईरर का थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है तो हम इसको लिखेंगे 2 और परसेंटेज जो है यानी कि डेल्टा डी बाई डी हम कह सकते हैं। तो ये कितना दिया है, मतलब कितना उसमें चेंज किया गया, कितना परसेंट, तो कितना परसेंट चेंज किया गया है, 1% चेंज किया गया है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 2%, लगभग 2% के करीब आएगा। ठीक है, तो लगभग 2% जो है वो क्या करेगा, कम होगा, है ना। अरे यार, आप एरर में कैसे निकालते थे, जो यहाँ पर पावर होती थी उसको आगे रखते थे और जितना बढ़ता घटता था उसको उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो पावर 2 है तो 2 आपने सामने रखा और जितना आपका 1% बता रहा था उसके हिसाब से मल्टीप्लाई किया, 2% आ गया। और घटेगा कैसे हमने जाना, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है तो 2% कम होगा, घटेगा। ठीक है, और ऐसे भी समझिए पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में रहेगी तो ये वैल्यू माइनस में आएगा, तो उससे भी समझ सकते हैं कि ये वैल्यू घटेगी, यानी कि 2% उसका इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति मतलब सही से दिखना वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको दिमाग में रखिएगा, है ना। ऐसे क्वेश्चंस, ये आपका प्रकाश से क्वेश्चन है ना, हट के थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये टर्म जो हमने बताया इसको याद रखिएगा कि डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुएं H1 और H2 ऊंचाई से एक साथ छोड़ी जाती है, मतलब कि एक वस्तु है, एक वस्तु है, इसकी बीच की ऊंचाई H1 है, इसकी बीच की ऊंचाई, ठीक है, इसकी बीच की ऊंचाई ये थोड़ा ऊंचा या ऊपर या नीचे हो सकती है, मान लीजिए ऊपर है, ये इसका H2 है। ठीक है, ऊंचाई से छोड़ी जाती है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लिए गए समयों में अनुपात, मतलब कि नीचे पहुंचने में कितना समय लेगी, तो एक को मानिए T1 लेगी, तो एक को मानिए T2 लेगी, तो यही आपको अनुपात बताना है, यही आपको रेशियो बताना है। ठीक है, तो T1 अपॉन T2 आपको बताना है, क्या आएगा आपके ऑप्शन क्या है, H1 अपॉन H2, शायद इस तरीके का क्वेश्चन हमने कराया है क्या, और अंडर रूट H2, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन क्या है, H2 अपॉन H1, और एक ऑप्शन और है अंडर रूट H2 अपॉन अंडर रूट H1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कई ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक, लेकिन सही आंसर तो सॉल्व करने के बाद ही निकलेगा। तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। पहले तो हमको एक चीज मालूम है कि जो टाइम निकलता है ऊपर से नीचे गिरने में, उसको निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि है 2h अपॉन जी, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से है, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि आपने पढ़ा होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से इनिशियल जो हम भाई किसी चीज को छोड़ेंगे तो वैल्यू 0 रहेगी शुरुआत में उसका वेलोसिटी, तो ये जो हमारा पार्ट है ये वाला, ये 0 हो जाएगा क्योंकि u 0 होने की वजह से। तो केवल और केवल इतना बचेगा कि हाफ at स्क्वायर, हमको t निकालना है, तो बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो इसको हम इधर की तरफ भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 2s और अपॉन में a, है ना, और इधर बचेगा केवल t का स्क्वायर, तो t स्क्वायर लिखिए या फिर इधर भेज के इसको अंडर रूट ये कर दीजिए। तो t हम लोग यहां से निकालते हैं। अब आप कहेंगे सर ये और ये फॉर्मूले में अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस इतना है कि कहीं जब हम
डिस्टेंस में लिखते हैं तो यस लिखते हैं, और जब हम ऊंचाई में लिखते हैं तो एच लिखते हैं, और जब हम डिस्टेंस में लिखते हैं तो एक्सेलरेशन लेते हैं, ऊंचाई से कोई चीज गिरती है तो उसके लिए हम स्मॉल जी लेते हैं। ठीक है, बस यही अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा पूरा ये है कि इस फॉर्मूले से हमारा काम हो सकता है। तो अगर हम इसको T1 मान लें तो ये H1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू तो बदलेगी नहीं। और अपॉन में अगर हम T2 लिख दें तो उसमें भी अपॉन में 2 ये हो जाएगा। ठीक है, जिसमें से अगर हम इसको लिखें, या फिर देखिए इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको अगर मालूम है मैथ्स में एक रूल है कि हम इसको अंडर रूट दोनों अलग अलग लगा सकते हैं ना, तो जी से जी कट जाएगा अंडर रूट। अब ये सॉरी ये इधर जाएगा नीचे की तरफ और ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा अंडर रूट 2h1 और अपॉन में अंडर रूट 2h2 है ना, और टोटल इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2h1 और 2h2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा h1 अपॉन h2। तो अंडर रूट h1 अपॉन h2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किए, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे वो बताइएगा। आपको हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, एक प्यारा सा होमवर्क आप लोग को करना है, सबको करना है। ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे उसको। क्या कह रहा है, किसी पिंड किसी पिंड द्वारा पांचवें तथा अ, चौथे सेकंड सेकंड में चली गई चली गई चली गई दूरियों का अनुपात। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हम आपको पहले भी एक आध बार बता चुके हैं। ठीक है, तो 7:9 और 9:7, तो ये आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और बाकी आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी बताइएगा, और होमवर्क सबको ये करना है। ठीक है, और बस एक क्लास और, उसके बाद हम लोग फिजिक्स खत्म कर लेंगे पूरा, फिर हमारा क्या बचेगा, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर मैथ बचेगा। ठीक है, आज 12 तारीख है, इसके बाद अभी है टाइम, हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे, इसको कर लेंगे। तो चौथा मॉडल पेपर तो लगभग कुछ आगे तक लगा ही है, उसको थोड़ा सॉल्व करके कर लेंगे, फिर एक मॉडल पेपर बचेगा पांचवा, तो उसको फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आते आते सारा सॉल्व कर लेंगे। तो तब से जितना मॉडल पेपर लगा है सारी वीडियोस देखिए, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जितने क्वेश्चन इसको लगाइए, और अपने से भी आप अपने से क्वेश्चन लगाइए, है ना, जहां भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए हर जगह से लगाइए, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आराम से प्रैक्टिस करना है, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस लगाना है, छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आते हैं, हार्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इस तरीके क्वेश्चन ये जो बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।